तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या होता है एसी, है ना। एसी का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट। हम लोग जनरली बोल देते हैं कि एसी करंट या एसी वोल्टेज, समझ लेना ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक, सबसे पहली चीज़ इसमें जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में जो आता है, जो घर में आता है, और ज़्यादातर जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं ये सारे साइन वेव आते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ऐसा करंट या वोल्टेज जो अपना डायरेक्शन, अब वोल्टेज में डायरेक्शन तो होता नहीं, पोलैरिटी होती है कि भाई ये दो टर्मिनल हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना, चेंज होता रहे, इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और करंट में भी डायरेक्शन होती है बट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा करंट या वोल्टेज जो अपनी पोलैरिटी या डायरेक्शन चेंज करता है उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। कोई चीज़ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, साइन वेव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, साइनोसॉइडल करंट है ये, इसको हम लोग बोल देते हैं साइन वेव एसी। वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे अलग अलग तरह के सर्किट्स हो सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस लिए, पहले मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करा रहा था बट मुझे लगा कुछ ब्रेक के बाद क्लास हो रही तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लिया जाए। हर ऑल्टरनेटिंग करंट में एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। नाम दे देते हैं इसको ए, बी और सी। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक्स कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना। कोई भी एक पॉजिटिव मान लिया हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया। टाइम के साथ चेंज हो रहा है सब कुछ। जितने टाइम में एक वेव कंप्लीट होती है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी से दिखाते हैं। मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम यानी अगर हम एक मल्टीमीटर ले लें, है ना, और मल्टीमीटर से चेक करें तो जो मैक्सिमम करंट हमको मिलेगा उसमें, वैसे तो ये नहीं बताना चाहिए बट हाँ, मान लो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये ऐसे ग्राफ हमारा है, मान लेते हैं ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ये दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसको हमने कहा पीक करंट या आई नॉट, NAUGHT वाला नॉट, दिस इज पीक करंट। अगर वोल्टेज होगा तो पीक वोल्टेज। कुछ लोग इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कुछ लोग पीक करंट बोलते हैं, कुछ लोग मैक्सिमम करंट बोलते हैं, सब सेम चीज़ है। इस पे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अभी करवाते हैं। दोनों डायरेक्शन में बराबर मानना है कि इधर भी आई नॉट है, इधर भी आई नॉट है ना। अलग अलग भी हो सकता है पर स्कूल लेवल पे सब बराबर होगा। जेईई मेंस वगैरह पे हो सकता है अलग हो। तुम ध्यान से देखो तो टोटल 2 बार अपना डायरेक्शन ये एक वेव में चेंज करेगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये मीन पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, एक बार इधर गया एक बार इधर गया, तो वेव कब कंप्लीट होगी? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, दिस इज द मीन पोजीशन। इधर कोई इलेक्ट्रॉन गया, एक बार डायरेक्शन चेंज कर ली, अभी वेव नहीं कंप्लीट हुई, और फिर दूसरी बार डायरेक्शन चेंज कर ली, यानी एक वेव में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है ना। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा कि फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज, है ना। साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं, सेकेंड्स इनवर्स भी बोला जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी है f, ये बहुत ज़रूरी है, अगर फ्रीक्वेंसी है f तो 2f टाइम्स चेंज होगी डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन इज नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कहूं कि एक वेव में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही तो f वेव में 2f टाइम्स चेंज होगी। तो अक्सर ये क्वेश्चन 10th में भी कॉमन है कि 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है या 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मान लो, तो 100 हर्ट्ज है यानी एक सेकेंड में 100 पूरी वेव्स बन रही हैं। और अगर 100 पूरी वेव्स बन रही हैं तो 200 टाइम्स यानी 2f, तो दिस विल चेंज द डायरेक्शन 200 टाइम्स।
है ना। हमारे घरों में 50 या 60, 50 या 60 हर्ट्स आता है, जनरली 60 हर्ट्स होता है, डिपेंड करता है, कुछ बुक्स में 50 लिख देते हैं, कुछ में 60 लिख देते हैं। ज़्यादातर डिवाइसेस 50-60 दोनों पे वर्क करते हैं, है ना। तो ये जो 50 हर्ट्स है, अगर 50 हर्ट्स का AC आ रहा है तो कितने टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? 100 टाइम्स। ये बहुत ही आसान सा है। अच्छा, अभी पीक करंट हो गया। देखो करंट की वैल्यू जो है वो लगातार चेंज हो रही है, ठीक। तो कुछ तो एवरेज हमारे पास आना चाहिए ना। एवरेज का पूरा एक डेरिवेशन था लंबा सा, वो है ना, कुछ इस तरीके से। वो एवरेज वही जो सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ टर्म्स होता है, हम उससे निकालते हैं। तो एवरेज करंट, जिसको ऐसे भी लिखते हैं आई मीन, कुछ लोग आई एवरेज भी लिख देते हैं, सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है 2I0 बाई पाई, वेयर I0 इज द पीक करंट। इसमें याद रखने वाली बात क्या, जिस पे मैंने एक क्वेश्चन भी निकाला हुआ है, शायद मुझे याद था, जिसपे हमने क्वेश्चन ये निकाला है, ये जो हाफ वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है, ये किसकी आई है? एवरेज करंट की। पर एवरेज कहां से कहां तक का लिया है हमने? वी हैव टेकन एवरेज ऑफ दिस हाफ वेव। क्यों भाई? इधर प्लस इधर माइनस। हाँ, मान लो इधर यहाँ पे वैल्यू ले ली +2 एम्पियर, यहाँ -2 एम्पियर होगी, 0 हो जाएगा। यहाँ +5 एम्पियर, यहाँ -5 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ फिर से +2 एम्पियर, यहाँ फिर से -2 एम्पियर। तो हर एक पॉजिटिव वैल्यू की करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। और क्या होगा? ओवरऑल एवरेज कितना आएगा? अब मान लो MCQ में क्वेश्चन आ जाए, मेरे पास जो है वो MCQ में ऐसा नहीं, दूसरा थोड़ा है ना। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि what is the average current if peak current is 5 ampere for full wave? तो आंसर होगा 0। पूरी वेव में एवरेज नहीं डिफाइन होता, इसीलिए हाफ साइकिल का करंट होता है। तो दिस इज एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। और इसकी वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये आएगी 0.637 अप्रोक्सीमेटली, शायद मेरे को याद नहीं, ऑफ I0। यानी एवरेज हाफ साइकिल पे निकालोगे तो जो तुमने मेजर किया है हाफ साइकिल में, दैट विल बी 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। यानी अगर 1 एम्पियर की मैक्सिमम वैल्यू है तो आधी साइकिल में उसका एवरेज कितना आएगा? 0.637 एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत? 10 में आ जाएगा 66.37 ना। ये फॉर्मूला ज़रूरी है, याद रखना है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही उठाया हुआ है। द सम ऑफ एवरेज करंट वैल्यूज ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज, ऑप्शन है नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ A एंड B या 0। तो आंसर इज 0, याद रखना है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर फ्री का दिया जा रहा है। और ऐसे अब यही चीज़ भैया गड़बड़ हो रहा है कि इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है। तो अगर हम मैथमेटिकली कुछ ऐसा करें कि ये जो नेगेटिव है इसको भी पॉजिटिव मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो क्या हो जाएगा? एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो उस एवरेज को नाम दिया गया है रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला। स्क्वायर करने पे क्या हुआ? देखो हमने निकालना था 2 -2 3 -3, इसका जरा एवरेज निकालो, 0 आएगा। 2 + -2 और 3 + -3 सब 0 हो गया। लेकिन अगर मैं इनके स्क्वायर का एवरेज निकालूं तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 4 + 4 8, 18 और 8 26, 26/4। तो दिस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर। तो पहले क्या किया? स्क्वायर किया, उसके बाद उसका क्या लेंगे? मीन लेंगे। लेकिन ये स्क्वायर में आ रहा है ना, तो हमको क्या चाहिए होगा? इसका रूट। तो दिस विल बी द रूट मीन स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली आवर वे ऑफ सेइंग कि नहीं, पूरी वैल्यू भी 0 नहीं होगी, कुछ वैल्यू आएगी। करंट ऐसा थोड़ी ना, तो सब 0 लग रहा है, हम तो तार पकड़ लेंगे, झटका लगेगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला जो होता है RMS का, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, यहां लिख देता हूं, और
स्क्वायर किया, मीन किया, रूट लिया, जो तुम्हें आसान लगे, मुझको तो ज़्यादा आसान लगता है। इसका फॉर्मूला होता है I0/√2, ठीक। और 1/√2 की वैल्यू तुम याद कर लेना, कभी कभी मैथमेटिक्स में काम आ जाती है ना। बाकी तुम्हारा 1.4 ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर लो। इसकी वैल्यू होती है 0.707 I0। 1/√2 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और दिस इज 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट, यानी आरएमएस जो है वो एवरेज से ज़्यादा दिख रहा है। अब ये आरएमएस की डेफिनेशन क्या होती है? अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन आरएमएस। तो सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, हमने लिया एक लेटर से एक रेजिस्टर लगा रखा है हमने, ठीक है। डेफिनेशन बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है। और हमने इसमें लगाया एक एसी करंट, ठीक है, जिसका वोल्टेज था V, बाकी उसकी इक्वेशन होगी ऐसा कुछ, V0 sin ओमेगा t, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी बात करेंगे इसके बारे में। और इसने हीट डेवलप करी H, ठीक, इसने हीट डेवलप करी H, रेजिस्टर में कुछ हीट डेवलप हुई होगी, है ना। अब हमने कहा कि लेकिन अगर इस V0 की बात करें, मैक्सिमम है ना ये, तो इससे अगर हम हीट निकालते तो फॉर्मूला होता है ना V²/R/T, ये तुमने फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा, V²/R/T, ठीक। अगर हम V0 यहां रखते तो जो हीट हमने एक्चुअली मेजर करी है वो अलग आती, इसमें अलग आती। तो हमने कहा एक काम करो, हीट हमने निकाल रखी है, ठीक है, लेटर से VRMS के बराबर है, यानी जो हीट डेवलप हो रही है, अगर कोई एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसमें RMS वैल्यू है VRMS, तो इतना ही हीट बनाएगा DC जितना RMS AC में बना रहा है। AC हमने लगा रखा है, उसके RMS वैल्यू के बराबर DC लगाते हैं। DC मतलब डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। डायरेक्ट करंट है, कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? एक को बार नहीं, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 0। हाँ, तो RMS के बराबर DC लगाते तो उतनी ही क्या बनती? हीट। ये इसकी डेफिनेशन है। तो देखो, इस पूरे की जगह पे हम अगर रेजिस्टर यही रखते R और एक बैटरी लगा देते, ध्यान दे देखना, ये कौन सी बैटरी? DC सोर्स है ना, सेल कह सकते उसको। तो ये VRMS वैल्यू के बराबर होता, हीट दोनों में ही H डिसिपेट या डेवलप होती। तरीका समझे? तो दैट वैल्यू ऑफ DC which will produce same heat as the given AC is called RMS value, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन वाला लेते हैं, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही है। क्वेश्चन है, एक आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ एन AC इज गिवन बाय I equals 100 sin 314t, ठीक है, और कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दी है और पूछा गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो I का फॉर्मूला होता है I0 sin, अभी लिखा था ओमेगा t, और ओमेगा जो होता है, यही आ रहा है ना पूरा, ओमेगा होता है 2 पाई f, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी। तो हम रख देंगे 2 पाई f और t। कंपेयर कर लो दोनों को, I0 हो गया 100, हमें I0 निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 2 पाई f बराबर 314, पाई की वैल्यू 314 दिख रहा है, यानी 3.14 डालना है। 628 होता तो भी यही डालते, है ना। तो 3.14 डाल देते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बन जाएंगे, ठीक। 314 से 314 कटेगा, ये 100 दोनों साइड इधर भेज देते हैं, भेजा नहीं जाता मैथमेटिकली, सब सही। 2 से 100 काट दो तो 50 बचा, तो f ये 50 इधर आ गया तो बन गया
अब यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पता है क्या होगा? तुम देखोगे अरे ओमेगा टी है, ओमेगा हो गया 314, आंसर ऑप्शन में 314 दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है 314। अगर तुम इससे कंपेयर, इससे ओमेगा टी अगर यहाँ रख देते ना, तुम अगर ये रखते कि आई नॉट साइन ओमेगा टी और कंपेयर करते तो ओमेगा कितना आता? 314। और फिर तुम कहते अरे सर गड़बड़ हो गया, क्योंकि पहला ही ऑप्शन ये दे रखा है। पूछा क्या गया है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 100 हर्ट्ज, तो कुछ लोग f इंटू टी रख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई गड़बड़ हो जाएगा। किसी ने 150 भी किया ही होगा तभी रखा हुआ है। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन लिया है, टाइप्स ऑफ सर्किट बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ सर्किट इसमें कई तरह के होते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर क्लियर है, मीन क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ सर्किट देखते हैं। लेट्स होप ये वाला मार्कर चल रहा हो, हाँ ब्लैक ब्लू के बीच में कुछ चल रहा है। देखो सर्किट कितने तरह के हो सकते हैं? हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, एक है रेजिस्टर, एक है इंडक्टर और एक है कैपेसिटर। ये 3 सर्किट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं में हम क्या क्या बना सकते हैं? हम सिर्फ रेजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक, ऐसा कुछ कि भाई हमने एक रेजिस्टर लगा दिया और इसी में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, सिंपल एकदम, सुंदर सस्ता टिकाऊ, है ना। दूसरा है हमारे पास कि हमने एक इंडक्टर लगा दिया। इंडक्टर आप लोगों ने EMI चैप्टर में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। इंडक्टर की वैल्यू है L। इंडक्टर क्या करता है? ये इंड्यूस करता है, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा होगा, खुद में ही एक EMF, हाँ कह सकते हो, EMF जनरेट करता है, जो अपोज करता है। जो क्या अपोज करता है? पेरेंट कॉज को, कि अगर हम EMF बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं तो नहीं बढ़ने देगा, कम करना चाह रहे हैं तो नहीं कम होने देगा। और तीसरा हम लगा सकते हैं कैपेसिटर। ठीक, C वैल्यू का, टाइप C, है ना, C फॉर चैंपियंस। इन तीनों के कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। कैसे? हमने कहा R और L लगा दें, ठीक है, यानी कि एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर हमने लगा दिया, इसको कहते हैं LR या RL सर्किट। ठीक, हम चाहें तो एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा दें, इसको कहते हैं RC सर्किट। तीसरा हम लगा सकते हैं एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, इसको हम कहते हैं LC सर्किट। ठीक है, एंटीना वगैरह में ज़्यादातर में ये और LCR यूज़ होता है। तीसरा एक और, इन 6 के अलावा एक कंडीशन और बनेगी, यहाँ तक आ रहा है। तीसरा सर्किट जो हम लगा सकते हैं वो एक L लगा दिया यानी इंडक्टर, एक कैपेसिटर लगा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिया, और इस सर्किट को हम कहते हैं LCR सर्किट। इसी का एक और नाम है मदर सर्किट। शायद ये माँ है, ये बच्चे हैं, शायद कुछ होगा लॉजिक। तो दिस इज मदर सर्किट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये 7 सर्किट हमारे बन सकते हैं, 7 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि हम L, C और R में क्या क्या बना सकते हैं। अब ये जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ना तो ये AC को रोकेगा और ना तो AC को सपोर्ट करेगा, अपना काम करेगा, सिंपल। इस केस में, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो बहुत डिटेल में हम नहीं बताने वाले हैं, इस केस में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो दोनों ही सेम फेज में चलते हैं। और फेज क्या होता है? फेज, हाँ ओमेगा टी, ठीक है। फेज होता क्या है? साइन के अंदर जो भी लिखा हो, जो हमको वो मैथमेटिकल टर्म जो हमको ये बताए कि वेव कहाँ जा रही है, कैसे फॉर्म में है इस समय। तो अगर मैं एक वेव बनाता हूँ, देखना ये वेव बना दी ब्लू कलर से, मान लेते हैं वोल्टेज है, और
यहीं पे हम एक वेव और बनाते हैं, ये वोल्टेज की वेव है, ये करंट की वेव है। देखो जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम है, जिस समय दूसरे डायरेक्शन में वोल्टेज मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम है, और दोनों जीरो या फिर मिनिमम भी एक ही समय। तो इस तरह के दोनों सिग्नल्स को, सिग्नल बोलते हैं इसको हम लोग, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था तो सिग्नल थ्योरी में हमने सब पढ़ा हुआ है। तो सिग्नल्स को हम बोलते हैं सेम उसमें होने पे, सेम समय पे अप और सेम समय पे डाउन, सेम समय पे जीरो होने पे इन फेज, यानी दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो दोनों की इक्वेशन में साइन का जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर वोल्टेज था V नॉट साइन ओमेगा टी, अब चाहे तुम फिर kx लगाओ, फाई लगाओ, XYZ ABC कुछ लगाओ, हमें उससे मतलब नहीं, जो भी साइन के अंदर यहाँ है वही साइन के अंदर यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कम से कम, ठीक। दोनों सेम फेज में है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा, बहुत इन डेप्थ हम नहीं जानने वाले हैं अभी, है ना, वो इन डेप्थ जानने के लिए कौन क्लास रखी है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, वरना एक ही क्लास में सब कुछ मर्ज कर देना। इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर आने वाले करंट को रोकना चाहेगा। यानी वोल्टेज हमने लगा दिया लेकिन करंट रुक रहा है, रोकना चाहेगा ना, इसको ऐसे फील लेने की कोशिश करो। हमने वोल्टेज लगा दिया लेकिन इंडक्टर चाहेगा कि करंट ना आए। एक्चुअली वो चाहेगा कि हम उल्टे तरफ करंट बना दें, रोक रहा है। तो यहाँ वोल्टेज आगे चलेगा, वोल्टेज हम लगा चुके हैं पर ये रोकना चाह रहा है करंट को, तो ये लैग करेगा। कौन लैग करेगा, यहाँ करंट लैग करेगा, ठीक। तो वो 90 डिग्री पे कैसे आता है वो एक सेपरेट क्लास में रखते हैं, है ना। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, कुछ भी एक पढ़ लो, फील लेके देखो। ये रोकना चाह रहा है तो वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग, ठीक है। जैसे तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो यू विल लैग बिहाइंड विद योर सिलेबस। कई लोग होंगे जो अभी कॉलेज का भी 3rd ईयर का पढ़ रखे होंगे, दे विल बी लीडिंग, पता नहीं क्यों। कैपेसिटर की बात करते हैं, देखना अभी ऐसे करंट जा रहा था, ठीक है, ऐसे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया करंट, अच्छा उल्टा बोल दिया, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन का उल्टा जाता है ना करंट, ये नेगेटिवली चार्ज है। हाँ, अब समझना, फील लेने की कोशिश करते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स तो हम पढ़ा ही देंगे, फील लेने की आज कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अभी तक करंट ऐसे जा रहा था, कुछ मैं बना देता हूँ ब्लू कलर से, कुछ ऐसा जा रहा था ऐसे, हाँ, क्लॉकवाइज यहाँ से देखने पे, है ना। लेकिन जब करंट इधर को जाना चाहेगा, यानी जब वोल्टेज ऐसा आएगा, पोलैरिटी चेंज होगी, तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव भागेगा इस तरफ को, या नेगेटिव उल्टा भागेगा, जो तुम्हें ठीक लगे। अभी मान लेते करंट भागेगा, ऑलरेडी चार्ज भरे बैठे हैं, है ना, ये मेरी 2 प्लेट्स हैं, है ना, हमारे पास पहले से ही चार्ज इकट्ठा है, और चार्ज इकट्ठा हो जाता है, चार्ज इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, माना ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही, एक पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले से ही क्रिएट कर गए, ठीक। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या निकल दिया, करंट। तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जब डिस्चार्ज होगा तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा ही नहीं पाए हैं, करंट पहले ही भड़बड़ा के निकल देगा। बात समझे, करंट पहले ही निकल देगा। इसको समझने का बेस्ट तरीका है, सर्दी का मौसम है, फ्रूटी खरीद लो, कोई भी टेट्रा पैक, है ना, आजकल तो पता नहीं क्या क्या टेट्रा पैक में आ रहा है, तो एक टेट्रा पैक खरीद लो और उसमें पहले फूंक मार दो थोड़ी सी, है ना। तुम खींचने से पहले ही तुम्हारे पास वो अंदर का जो भी रस है, जो शुगर है बेसिकली, है ना, वो आ जाएगा। करके देख ले, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ हो रही है। अभी सर्दी है, बीमार हो जाओगे, फील लेने की कोशिश करो, पीने की ज़रूरत नहीं है ना, पानी में भी कर सकते हो चीज़, कूल कम लगेगा, है ना। तो देखो पहले ही करंट निकल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट पहले आ गया, वोल्टेज बाद में आ पा रहा है, तो करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग, ठीक। इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से यहाँ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें करंट फेज में चल रहा है और इसकी वजह से करंट लैग कर रहा है।
इसमें करंट फेज में चल रहा है, इसकी वजह से करंट लीड कर रहा है। यहां पे इसमें लैग हो रहा है, इसकी वजह से लीड हो रहा है। ओवरऑल हो सकता है कुछ भी ना हो इफेक्ट, कि जब ये चार्ज हो जाए, है ना, ये चार्ज हो जाए, डिस्चार्जिंग में ये रोकना चाहे, और जब ये ज़्यादा रोकना चाहे तो ये फिर चार्ज होने लग जाए। यही होता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। बेसिक बता रहा हूँ, इसकी एक सेपरेट क्लास होनी। यही सब इतना रट्टा नहीं मारना है हमको, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको समझने। फील लो पूरा। हमने एक नया टॉपिक बना दिया, फेजर, PHASOR, फेजर। और ये फेजर होता क्या है मैं वो दिखाना चाह रहा हूं तुम लोगों को। प्लीज बहुत इतना ना समझना कि बस इतने में ही क्लास ये वाली हो जाएगी। हम फील लेने की कोशिश करते हैं कि है क्या यहाँ पे। फेजर का मतलब समझो। हमने बताया, ध्यान से देखना, फ्रूटी लेके भी आ गए, ये काम सही किया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। इधर ध्यान देंगे, अभी इधर ध्यान देंगे। तो देखो हमने कहा फेजर। अच्छा ये फेजर होता क्या है? ये स्केलर, इसमें स्ट्रॉ भी डालनी पड़ेगी तब फूंक मारना है। यहाँ कोशिश करेंगे छीछा लेता ना पहना पहले, इधर ध्यान देना। तो ये जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्केलर क्वांटिटी। फ्रूटी दिखा रहा है, अभी कहता है बीमार था। मैसेज पड़ा हुआ मेरे पास, देखना। तो ये फेजर है, वर्ड याद रखें क्या, फेजर। और फेजर होता क्या है? फेजर इटसेल्फ इज रोटेटिंग वेक्टर, यानी एक वेक्टर है जो फिक्स्ड है पर ये रोटेट कर सकता है। हमने कहा ये देखो, ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, तो ऊपर कौन आगे कौन चल रहा है? ब्लैक वाला, ठीक है, आई एम नॉट रेसिस्ट। ब्लैक वाला आगे चल रहा है, ब्लू वाला कंपैरेटिवली पीछे चल रहा है। अच्छा ऐसे घुमा दें तो कौन आगे चल रहा है? अभी भी ब्लैक वाला ही आगे चल रहा है। ये चीज समझ में आई? क्योंकि तुम सिर्फ क्या देखोगे, दोनों के बीच का एंगल। अभी दोनों क्या हैं? सेम फेज में है। अभी दोनों क्या हैं? ऑपोजिट फेज में है। अभी दोनों क्या है? एंगल देखो, सिर्फ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो फेज समझ में आया है ना? इधर ध्यान देंगे। तो देखो अगर मैंने कहा, इधर अगर मैंने कहा कि वोल्टेज है, ऐसा पूछे, आगे बना दो, एंड दिस इज वोल्टेज V, ठीक, और ये देखो वोल्टेज के अंदर का एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो यही एंगल हो गया ओमेगा टी। समझ में आया? और तुम ध्यान से देखो I का भी एंगल कितना है? ओमेगा टी। यानी यहां पे अगर मैं I रिप्रेजेंट करना चाहूं तो I भी इधर दिखा सकता हूं। अच्छा V बड़ा होगा कि I? इसके लिए तुम ओम्स लॉ थोड़ा सा याद करो, V बराबर IR होता है, ठीक। R की वैल्यू पे डिपेंड करेगा सब कुछ, है ना, दोनों ही सेम फेज में है। और V नॉट बराबर I नॉट R मैक्सिमम की बात करें, ठीक, ये चीज़ समझ में। तो ऑब्वियसली V में अगर कुछ भी तुम इधर मल्टीप्लाई करोगे I नॉट में तो V ज़्यादा आएगा, I कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम आता है। वैल्यू वी कैन चेंज। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई V नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई I नॉट। जो यहाँ बनाया है वही चीज़ यहाँ भी बनाई है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फील वाली बात, तुम्हें इसमें ज़्यादा फील है ये बनाओ, इसमें ज़्यादा ये बनाओ, समझे। तुम्हारा मन है कुर्ता पैजामा पहन के घूमो, रहोगे उतने ही नालायक, है ना। और तुम्हारा मन है लाइट भी आ जाएगी, है ना। तुम्हारा मन है कि हम जीन्स टी शर्ट पहन के घूमेंगे, आजकल तो लोग साड़ी लपेट के नाच रहे हैं, है ना, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लोग नाचें, कोशिश करें मर्द ना नाचें, ऐसा करें, है ना। खैर हाँ, कमेंट बाद में थोड़ा म्यूट इसको पॉज कर लेते हैं। हाँ, लाइट आ गई फिर से। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फेजर की, है ना। कौन इंडिया? अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज द रेजिस्टिव सर्किट। अगर मान लो कुछ ऐसा हम बनाए कि भाई देखो ये तो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेट अस मेक अ फेजर, इस तरफ को V है, हाँ, और इस तरफ को I है, थोड़ा सा V से छोटा बनेगा। एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री का।
तो इन दिस केस V इज लीडिंग I बाई 90 या फिर पाई बाई 2, फुल लिखने के लिए पाई बाई 2। हाँ, V का अभी भी फेज कितना है, ओमेगा टी, ठीक। I का कितना है, I का कितना होगा, 90 में से इतना माइनस कर देंगे, ठीक है, वो जब इसकी क्लास रखेंगे तब। तो क्वेश्चन जो था उस पे आते हैं। क्वेश्चन इज अ फेजर इज आ, ऑप्शंस हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स की मदद से दिखा रहे हैं, पर क्वांटिटी कैसी है, ये स्केलर, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, ये वो हटा दिया है वो वाला, है ना, जिसको जो हमने पहले बनाया हुआ था। अभी कह रहे हैं द करंट, ऑप्शन ए है, इज इन फेज विद ईएमएफ, लीड्स ईएमएफ, लैग्स ईएमएफ, या एक और है लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, उसमें भी कुछ और दिया हुआ है, सेम होता है। रेजिस्टर में कोई दिक्कत नहीं होती, आप बिंदास, सेम फेज होता है। क्यों? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स रेजिस्टर नहीं लगाता, सिर्फ हीट डेवलप करेगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, देखो जब आपको एसी से डीसी नहीं, एसी टू एसी, यानी एसी का वोल्टेज ज़्यादा या वोल्टेज कम करता है। और कैसे करता है, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट आइडियली, और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, यानी V इनपुट और I इनपुट का जो प्रोडक्ट होगा वो V आउटपुट और I आउटपुट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब अगर तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो इधर करंट, मतलब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट कम होगा, तभी तो ये प्रोडक्ट सेम रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल x इंटू वाई इज 10, अगर x है 2 तो y होगा 5, x है 1 तो y होगा 10, x कम करो y बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सीधी काम की बात पे आते हैं सीधा। तो ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल ऐसा होता है, इतना गंदा नहीं होता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, बीच में लैमिनेटेड कोर होती है, इसकी जो हम लोग सेकंड क्लास रखेंगे, है ना, मैं एक क्लास में जल्दी जल्दी नहीं निपटाना चाह रहा हूँ, बेसिक बेसिक आज हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं, कैसा इनपुट, एसी। डीसी देंगे तो ट्रांसफॉर्मर विल नॉट वर्क। शुरुआत में कुछ एक आधा मिली सेकेंड या कुछ एक नैनो सेकेंड के लिए शायद वर्क करे, वो मेन्स और एडवांस वाली चीज़ों पे आ रहे हैं। तो इनपुट एसी देते हैं, आउटपुट भी एसी मिलता है। अगर वोल्टेज बढ़ा के मिल रहा है तो हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर वोल्टेज कम होके मिल रहा है तो हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। अब इन्होंने ऑप्शन दे रखा है सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन दे के आंधी नहीं मार के आनी है, आपको समझना है क्वेश्चन को। दूसरा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई। चौथा है, तीसरा म्यूचुअल इंडक्शन है। चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी गलत तो नहीं है, बट ज़्यादा सही कौन सा है, एमसीक्यू में ज़्यादा सही होता है। हो सकता है दो ऑप्शन सही लगे, और हो सकता है सीबीएसई या आईसीएसई या जिसमें भी आप दे रहे हो, है ना, आपका बोर्ड हो सकता है अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें एम्बिग्यूटी हो जाए तो नंबर दे दे, पर लक के भरोसे नहीं रहना है। अगर आपको दो ऑप्शन दिए, दोनों एग्जैक्टली सही हैं तो दोनों आंसर होंगे। अगर ऐसा लगे कि हाँ, जैसे मैंने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ ये भी गलत तो नहीं है, पर वो फील नहीं आया जो म्यूचुअल इंडक्शन में है, आंसर विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। खैर, तो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे अभी। तो ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस होते हैं, बेसिक इसकी सेपरेट क्लास भी रखेंगे। ट्रांसफॉर्मर में 4 लॉस होते हैं। हिस्टेरेसिस होता है, एडी करंट लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है और फ्लक्स लॉस होता है। ठीक, अब ये चारों होते क्या क्या हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसे एक यहाँ पे कोर होती है पूरी, है ना, यहाँ पे हम ऐसे वाइंडिंग कर देते हैं। प्लीज़, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये तुम लोग समझ ही गए होगे अब तक, है ना।
ऐसा। तो यहाँ से हमने इनपुट देना है, ठीक, AC इनपुट, और तो ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ से हमको आउटपुट मिलना है, वो भी AC मिलेगा। तुम अगर देखो यहाँ तो बराबर ही नहीं, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स अगर मैं बढ़ा दूँ थोड़ी सी और ऐसा, तो देखो नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ ज़्यादा है। अगर प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा हैं तो ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो आपके मोबाइल के एडाप्टर्स में लगता है छोटा सा, ठीक है। अगर उल्टा बना दें, अगर हम यहाँ इनपुट दे दें, ये भी कर सकते हैं, यहाँ इनपुट दे दें और यहाँ से आउटपुट ले लें, तो देखो इनपुट में कम है, आउटपुट में टर्म्स ज़्यादा हैं, तो ये होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। ये वहाँ लगता है पावर हाउस वगैरह में, या कुछ ऐसी डिवाइसेस जो ज़्यादा वोल्टेज पे शायद चल रही हों, उनमें लगता है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो होता है। अब ये कॉपर लॉस क्या होता है? आप पूरी जो कॉइलिंग कर रहे हो ये किससे बना रहे हो? कॉपर से। कॉपर में बनेगी हीट, I²RT, कॉपर लॉस हो रहा है, ठीक, नाम दे दिया कॉपर लॉस। कॉपर नहीं जा रहा है, वो नहीं है कि कोई चुरा के ले गया कॉपर हमारा हो गया, कॉपर लॉस हो गया, इतना दिमाग नहीं लगाना है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट बन रही है कॉपर की रेजिस्टिविटी की वजह से। तुम कह दो इसको और कैसे मिनिमाइज करेंगे, सिल्वर का बना दो एडाप्टर, जो अभी एप्पल 1500 का बेच रहा है वो फिर 15 लाख का बेचना चालू करेगा, डबल ट्रिपल है ना, एक्सपोनेंशियली हाई हो जाती है वैल्यू, और फिर कहेगा कि चार्जर का डब्बा अलग बेचेंगे, चार्जर अलग बेचेंगे, है ना। तो यहाँ पे कॉपर को तो रखना ही पड़ेगा, कॉपर से बेटर है सिल्वर, सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली, और हम नहीं, तुम चीप हो, चीप मतलब चीप रखना चाह रहे हो चीज़ों को, चीप इज़ अ वेरी चीप वर्ड, इनएक्सपेंसिव रखना चाह रहे हो। तो कॉपर लॉस इज ड्यू टू हीट डेवलप ड्यू टू द कॉपर, ठीक। दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये हिस्टेरेसिस क्या होता है, यहां जो कोर इस्तेमाल करी है ना, आयरन की कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर, थोड़ा समय लगता है ना। बहुत सिंपल सा एक तरीका बताएं, क्रिकेट का एग्जांपल ले लो। हम लोग मान लो क्रिकेट खेला, आज मैं 2 मैच हार के आ रहा हूँ, है ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, और बड़ा ही बुरा लगता है जब अच्छे खासे एक्शन पे आपसे कहा जाए कि जर्क फेंक रहे हैं है ना, लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं वो लोग पूरी स्लेजिंग कर करके, ठीक। फिर हम लोगों ने भी स्लेजिंग करी, हमारी बैट्समैन की बिगड़ गई लाइन तो काम की बात सुनना। हाँ, अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक, ये पिच है, मान लो समझाने फील लेने की बात है, हो क्या था, यहाँ पे विकेट लगे हैं, प्लीज़ 3D में लगे हैं, मान लो फील लेते हैं। यहाँ से बैट्समैन, ये बैट्समैन ऐसा कुछ मुझे बनाने चाहिए, लोग बड़ा मजाक उड़ाएंगे तो यहाँ से दौड़ना चालू किया, यहाँ आए दूसरा रन लेने के लिए, ऐसे बैट रख के देखो, ऐसे घूमते हैं। कभी विराट कोहली का स्लो मोशन में देखना ये चीज़ कैसे भागता है, पहले से ही घूमने लग जाता है, बस बैट छुआया तुरंत रन ले लिया। धोनी का रनअप देखना, ठीक, विराट कोहली का रनअप देखना, हार्दिक पांड्या भी बहुत तेज है इस मामले में, है ना, भले ही इंजर्ड रहता हो, तेज बहुत। तो जब दौड़ के आएंगे यूं बैट रख के तुरंत भागने लग जाएंगे। ये जो घूमने का जो टाइम है ना, लेकिन यही चीज़ रोहित शर्मा के रन में देखना, है ना, पुराने टाइम की बात होता है तो इंजमामुल हक की बात करो, इंजमामुल हक बहुत रन आउट हुआ, राहुल द्रविड़ बहुत रन आउट होता था, इनफैक्ट ही होल्ड्स द रिकॉर्ड, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, मोस्ट टाइम्स रन आउट होने का। ये जो घूमने का टाइम है ना, कि बैट रखा, जैसे बैट रखा और फिर यूँ घूमे, देखो ये इधर को होने में जो टाइम लगा, इसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा है हमारे रन का। मैं अपनी बात बताऊं तो कई बार मैं पहले ही रन नहीं ले पाता हूँ, है ना, दौड़ करके क्यों लेना रन, झक्का मारा वो भी ना मार पाता, है ना। तो ये चीज़ समझ में आई ना। अब तुम सोचो यहाँ लगातार AC बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे कुछ फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। इसकी जो अंदर मटेरियल है ना, एक ऐसे समझो कि एक कॉइल है और अंदर एक ऐसे फेरोमैग्नेटिक कोर है, ऐसे एक फेरोमैग्नेटिक कोर है, राइट। हमने जब इसमें करंट लगाया तो फेरोमैग्नेटिक कोर क्या काम करते हैं, याद करो, ये हमने रिकॉर्ड भी किया था लेक्चर में। फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी के सपोर्ट में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, बनाया हमने, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। तो ओवरऑल इफेक्ट बढ़ गया। लेकिन अगर हम लगातार ये पोलैरिटी चेंज करते रहें, यानी एक बार मैग्नेटिक फील्ड इधर को, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इधर को, बाहर वाली, एक बार इधर को, एक बार इधर को, ऐसे 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 ऐसे, तो जब तक ये चेंज होके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी फील्ड को जो इंटरनल वो डेवलप कर रहा है,
उसको जब तक वो डेवलप करेगा तब तक शायद इधर वाली भी कंफर्म हो चुकी, बंद हो चुकी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो रन वाली बात है, हम दौड़ जब तक घूमे तब तक वो बैट्समैन इधर आने वाला था, है ना। अगर मैं और विराट कोहली, मान लो विराट कोहली का दिमाग खराब हो जाए और वो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा हो और हम लोग रन ले रहे हैं, तो मुझे पता है मैं अभी हाफ पिच पे नहीं पहुंचा हूं और वो मेरी ही तरफ आ गया, तो हम लोग सेम फेज में आ गए। अब हम इधर बैट रख के जब तक घूमे तब तक मैं अपोजिट फेज में आ चुका हूँ। रहना क्या चाहिए, सेम, मतलब अपोजिट फेज में ही रहना चाहिए। ऐसे भागो, फिर ऐसे भागो, फिर ऐसे भागो, ऐसा थोड़ी ऐसे भागो फिर ऐसे भागो, है ना, गड़बड़ होगा। ये हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है। हिस्टेरेसिस समझ में आया? Trying to go as deep as possible. More deep, I'll be going through a tunnel through the earth, है ना। That was a physics joke. You may not get it. तीसरा लॉस क्या था? फ्लक्स लॉस। अरे भैया यहाँ ज़रूरी है कि जो ये पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इससे पास हो, ज़रूरी है क्या? नहीं। बात समझ में आ गई, है ना। हमने बहुत महंगी वाली बोतल खरीदी कोल्ड ड्रिंक की, मान लो, है ना, मानो क्या, और हम ऐसे डाल रहे हैं इधर ग्लास में, ठीक, फिर इधर डाल रहे हैं, फिर ऐसे डाल रहे हैं। वो तुमने देखा होगा जो सर्दी के दिन में वो जो हलवाई लोग जो दूध जो बेचते हैं वो ठंडा करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या ज़रूरी है सारा का सारा दूध एक लोटे से दूसरे में गिरे? कुछ बूंद इधर उधर गिरेगा। और मेरे जैसा अगर कोई मान लो दुकान खोल ले, मान लो, वैसे मुझे पता है मैं नहीं खोल रहा हूँ, ऐसे किया इधर दो एक घूंट गिर गया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, कुछ लॉस हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ की फ्लक्स 100% यहाँ जाए, नॉट पॉसिबल। आइडियली हो सकता है, जितना बड़ा ट्रांसफार्मर बनाओगे उतना ज़्यादा लॉस होगा, ठीक। तो कौन कौन से लॉस होता है? तो एक तो हो गया फ्लक्स, और चौथा होता है एडी करंट। अब ये एडी क्या होता है ना, जो ब्लॉक होता है ना, मैं एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। मान लो ये एक, मान के लो है, तो ये एक 3D ब्लॉक है पूरा। जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो अंदर छोटे 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 बहुत सारे लूप बन गए करंट के, जो अपना इलेक्ट्रॉन थे इधर उधर सब ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या डेवलप होगा? हीट। और हीट बन रही है तो थर्मल एनर्जी आ रही है ना कहीं से तो आ ही रही होगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, थ्रू आउट द वॉल्यूम हो रही है। इस कमरे को इमेजिन कर लो कि दिस एंटायर रूम इज अ ब्लॉक ऑफ मेटल। तो मेरे पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ जाने के ऑप्शन है? इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। देयर आर मेनी मल्टीपल डायरेक्शंस। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इलेक्ट्रॉन केवल 2 डायमेंशन में जा पाए, यानी इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इस डायरेक्शन में ना जा पाए, तो क्या होगा? जैसे अगर ये पूरा एक सॉलिड पीस ऑफ पेपर होता, थिक पेपर, मान लो, तो इलेक्ट्रॉन इस एक्स वाई एक्सिस पे भी जा सकता है और जेड एक्सिस पे भी मूव कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको छोटे छोटे पतले पतले पेजेस में काट दूं और उनको लैमिनेट कर दूं, तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो थिकनेस यानी जेड एक्सिस मान लो थोड़ी देर के लिए, उस पे नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं, ये देखो ऐसे कई सारी लाइन बनाई है ना, तो जो मेटल का ब्लॉक था ना ऐसा 3D में, जिसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन जा सकता था, हमने पतली पतली शीट्स ले ली। कभी ट्रांसफार्मर देखना असली छोटा वाला, ठीक, तो उसमें ऐसे वो ई शेप होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, उसको हटाओगे तो एकदम पतले पतले कई सारी प्लेट्स, 10, 20, 30, 40, 50, वॉट एवर नंबर आप लेना चाहो, जितनी पतली प्लेट होगी, थिकनेस के अराउंड, थिकनेस के अलॉन्ग उतना ही कम करंट बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने इस कोर को, जो अंदर सॉलिड चंक लगा हुआ था ना फेरोमैग्नेटिक या सॉफ्ट आयरन का, उसको पतले 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 चिप्स की तरह, भूख लगाई इस बात पे, है ना, पतले पतले वेफर्स में काट दिए, ठीक, और उनको आपस में कर दिया लैमिनेट। यानी अब इलेक्ट्रॉन इस लेयर से, मेरी उंगलियों की लेयर मान लो, इस पहले जो ऐसे पूरे में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब वो इस लेयर में चल रहा है। तो कंपैरेटिवली हम इसको कम कर सकते हैं। कॉपर लॉस को बहुत कम नहीं कर पाओगे, बहुत कम नहीं हो पाएगा कॉपर लॉस, है ना। फ्लक्स बड़ा करोगे जितना ट्रांसफार्मर, फ्लक्स उतना ही लूज होगा, है ना। हिस्टेरेसिस, आप सॉफ्ट आयरन से ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक क्या लोगे? नियोडाइनियम ले लोगे क्या, है ना। ऐसा नहीं ले सकते ना, सस्ता भी रखना है, चीप, मतलब इनएक्सपेंसिव रखना है ना चीज़ों को। हाँ,
हाँ, एडी करंट लॉसेस को आप मिनिमाइज कर सकते हो, और अगर एडी करंट को आप मिनिमाइज कर लेते हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ये एफिशिएंसी क्या होता है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। कितना आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय कितना आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय कितना इनपुट दे रहे हैं। एफिशिएंसी 1 या 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी केस। बेसिक बताएं हैं, अब इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं कराएं, है ना। इनपुट आउटपुट का पावर और इनपुट पावर आउटपुट हम करते हैं बाद में, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर हैं, है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार ये सारे सर्किट्स आप लोग घर पे देख लेना, देख लोगे तो मुझे आसानी होगी, नहीं तो फिर ऐसे बेसिक सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। सो विल एंड द क्लास हियर एंड विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टर्म।